गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज मैं संकल्प सीरीज का पार्ट 3 यानी भाग 3 लेके आया हूं। इसी संकल्प सीरीज में पहले मैं सर्च और इंडेक्स के बारे में बताया था और सर्च इंडेक्स पे क्या होता है कंसेप्ट ओवरव्यू बताया था और उस पे बहुत सारे जो कि गवर्नमेंट कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस को भी करके बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी संकल्प सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संकल्प सीरीज पार्ट 3 में अलजेब्रा सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि लीनियर इक्वेशंस के कंसेप्ट ओवरव्यू के तहत मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, जिसको लीनियर इक्वेशन है इसको रैखिक समीकरण हिंदी में कहते हैं। रैखिक समीकरण जो होता है इसमें चर की अधिकतम शक्ति 1 होती है। जो चर होता है उसकी अधिकतम शक्ति कितनी होती है? 1 होती है और इसको डिग्री समीकरण भी कहा जाता है। यानी रैखिक समीकरण को डिग्री समीकरण भी कहा जाता है और इसका रूप जो है समीकरण का होता है जो कि ax + b = 0 के रूप में इसका समीकरण होता है। इसमें a है, ये इसका गुणांक है और b जो है इसका स्थिरांक है और x जो है इसका क्या है? चर है। ठीक है। इसी तरह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी रैखिक समीकरण में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे वो जो होता है वो ax + by = c के समीकरण के रूप में होता है। इसमें क्या है? इसमें x और y जो है, x और y इसका चर होगा और a और b जो है इसका क्या होगा? गुणांक होगा। और ये जो बचा c = के बाद जो c है ये इसका स्थिरांक होता है। इतना आप लोग को क्लियर होगा। और रैखिक समीकरण के बारे में कुछ धारणाएं हैं जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है कि जिस समीकरण की डिग्री 1 यानी 1 से अधिक हो उसे रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो इसकी धारणा है, दूसरी जो धारणा है वो है रैखिक समीकरण में चर का घातांक 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। इसमें जो घातांक होगा वो 1 से नहीं अधिक नहीं होगा। जो चर का घातांक है, चर यानी क्या? चर यानी ये जो x और y इसका जो घातांक है यानी इसका जो पावर है वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं रैखिक समीकरण। मानक के रूप में रैखिक समीकरण जो होता है, एक चर में जो रैखिक समीकरणों का मानक रूप, सामान्य रूप ax + b = 0 के रूप में होता है, जिसमें a और b वास्तविक संख्या और x जो है एकल चर होता है। यानी x यहाँ पे क्या है? एकल चर है और a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। क्लियर है इतना? अब जो है रैखिक समीकरणों को मानक के रूप में दो चरों में व्यक्त किया जाता है। यानी रैखिक समीकरणों को मानक के रूप में दो चरों में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, जो कि ax + by = c जैसे समीकरण है। तो इसमें a b c क्या है? एक वास्तविक संख्या है और इसका जो चर है x और y है। क्लियर है इतना? जिसको मैंने ax + by = c के रूप में जो समीकरण है लिखा है। इसमें a जो है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x,
यानी ए जो है एक्स का गुणांक है, ए एक्स का गुणांक हो गया, और बी जो है कोफिशिएंट ऑफ वाई, बी जो है वाई का गुणांक है, और एक्स और वाई क्या है, ये जो है वेरिएबल यानी ये चर है, और सी क्या हो जाएगा, इसमें जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्थिरांक, स्थिरांक हो जाएगा, इसको हिंदी में स्थिरांक कहते हैं। तो ये इतना हो गया। फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी ये देखते हैं कि अभी इसमें एक चर और दो चर और गैर रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण, यानी तो उदाहरण के तौर पे उदाहरण हम देखते हैं। तो पहले जैसे समीकरण हम लिखते हैं, समीकरण मान लीजिए लेते हैं y इक्वल टू 7x माइनस 8। ये कौन सा समीकरण है, तो ये जो है कौन सा समीकरण होगा, ये जो होगा ये रेखीय समीकरण होगा, रेखीय समीकरण ये रेखीय समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हम लोग जैसे पहले पढ़े थे कि जिस समीकरण की डिग्री एक से अधिक ना हो उसे रैखिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। रैखिक समीकरण में चर का घातांक एक से अधिक नहीं होता है, यानी इसका जो चर है, चर का घातांक एक से जो है अधिक नहीं होता है, तो इस पे कोई घात नहीं है। इसका मतलब कौन सा घात है, एक, यानी जैसे इसको x का पावर 1 लिख सकते हैं, यानी इससे अधिक इसका घात नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है क्या है, रेखीय समीकरण है। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आप लोग बता सकते हैं कौन सा समीकरण है, ये जो है ये कौन सा समीकरण होगा, ये हो जाएगा रैखिक समीकरण, ये होगा अरैखिक समीकरण। ठीक है। क्यों होगा ये अरैखिक समीकरण, क्योंकि इसका जो अरैखिक समीकरण इसलिए होगा कि इसका जो चर है उसका जो पावर है, इसमें जो चर है x है और इसका पावर क्या है 2 है। तो जब इसका पावर 2 है, इसमें क्या देखें हम लोग, इसका पावर 1 था तो रेखीय समीकरण हुआ, इसका पावर 2 हो गया तो ये अरैखिक समीकरण होगा। क्योंकि हम लोग पिछला अभी पढ़े थे कि रैखिक समीकरण में चर का घातांक एक से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी रैखिक समीकरण में चर का घातांक एक से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ये एक है घातांक, तो इसको हम लोग लिखे रैखिक समीकरण। और इसके में जो है घातांक जो है एक से अधिक हो गया, चर में जो घातांक है एक से अधिक हो गया, यानी 2 हो गया, तो इसलिए इसको अरैखिक समीकरण लिख दिए। इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण है, ये जो है चूंकि अंडर रूट एक्स, यानी अंडर रूट एक्स का मतलब ये, इसको हम घात के रूप में अगर लिखेंगे, अंडर रूट एक्स को घात के रूप में लिखेंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2, यानी इसकी जो शक्ति है, यानी चर की जो शक्ति है 1/2 है। तो जब चर की शक्ति 1/2 है, 1 नहीं है 1/2 हो गई, तो ये भी जो है कौन सा समीकरण होगा, अरैखिक समीकरण, अरैखिक समीकरण होगा। क्लियर है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, x प्लस 3y
-2 इज इक्वल टू 0। ये आप लोग बताइए कौन सा समीकरण है। तो ये भी रेखीय समीकरण, ये भी रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि ये भी रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि इसलिए कि इसमें जो घातांक है यानी शक्ति है 1 है और इसमें भी शक्ति 1 है, तो इसको भी हम लोग रेखीय समीकरण लिख सकते हैं। क्लियर रहता है। तो इतना हम लोग देखें और फिर आगे देखते हैं जो रेखीय समीकरण सूत्र। अब ये रैखिक समीकरण सूत्र जानते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन फार्मूला है। तो जो रैखिक समीकरण को बिंदु ढलान के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी जो रैखिक समीकरण होता है वो बिंदु ढलान के रूप में व्यक्त किया जाएगा, और यह चरों की संख्या के आधार के मामले में भिन्न होता है। जो इसमें चर होते हैं और जो इसकी संख्या होती है, जो उसके आधार के मामले में ये भिन्न यानी अलग अलग होता है। तो जैसे देखते हैं एक रैखिक समीकरण का जो फार्मूला होता है, एक रैखिक समीकरण का जो फार्मूला होगा वो ढलान अंतःखंड के रूप में, जब ढलान जो है अंतःखंड रहेगा, यानी ढलान जब अंतःखंड के रूप में होगा तो उस समय जो इसका फार्मूला होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। अब इसमें जो ढलान है, इसमें जो ढलान रहेगा, इसमें ढलान कौन सा रहेगा, इसमें ढलान रहेगा m, और जो इसमें c और y जो इसमें रहेगा, तो इसका जो c है इक्वल टू y मान लीजिए, तो ये क्या रहेगा, इसमें अवरोधन रहेगा। क्या रहेगा, अवरोधन रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। यानी m ढलान हो गया और c इक्वल टू y जो है इसमें क्या है, अवरोधन है। इतना क्लियर है। अब इसी तरह जो बिंदु ढलान है, एक तो हम लोग जो ढलान देखे वो अंतःखंड के रूप में देखे, जिसका फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस सी है। क्लियर है इतना। फिर दूसरा जो है बिंदु ढलान, बिंदु ढलान के हिसाब से हम देखेंगे, जो बिंदु ढलान के हिसाब से जो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वो रहेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। इतना क्लियर है। अब इसमें जो है m जो रहेगा, इसमें जो ढलान रहेगा, इसमें ढलान m होगा, इसमें ढलान जो है m होगा, और इसमें जो x1 है और y1 है, x1 और y1 ये क्या है, ये जो है रेखाओं पे बिंदु है, यानी x1 और y1 जो है रेखीय बिंदु है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको जो है, इसकी जो गणना की जाती है, इसकी जो गणना की जाती है वो विधि जो है राइज एंड रन, राइज एंड रन के विधि द्वारा इसकी गणना की जाती है। क्लियर है इतना। फिर आगे देखते हैं। यह है रैखिक समीकरण पे जो कुछ सुझाव है, जो कि इस प्रकार है। जो ये है चर का वह मान जो एक रैखिक समीकरण को सत्य बनाता है वह मूल कहलाता है। यानी चर है, उसका जो एक मान होगा जो उसको सत्य बनाता है,
तो जो सत्य बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मूल कहते हैं। और जो बी है, रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी घटाई जाए, गुणा किया जाए या विभाजन किया जाए तो रैखिक समीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS, इन दोनों पक्षों में अगर जोड़ा जाए समान कोई संख्या से, इसमें समान संख्या LHS में जोड़ा जाए, फिर वही समान संख्या RHS में जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग किया जाए या गुणा किया जाए, तो इस जो ये रैखिक समीकरण है, जो अपना लीनियर इक्वेशन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी है, एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनाता है। यानी एक चर या दो चर वाले जो लीनियर इक्वेशन है, उसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा ही बनाता है। ठीक है, अब आगे इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करके देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्या का योग 54 है और यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो एक रैखिक समीकरण बनाकर संख्या ज्ञात करें। क्लियर है इतना? यानी दो संख्या दिया गया है जिसका योग 54 दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो एक रैखिक समीकरण बनाकर संख्या ज्ञात करें, ये पूछा गया है। तो इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए जैसे मानते हैं कि माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। क्लियर है इतना? तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग, यानी एक संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये, और दोनों का योग 54 है। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 54। क्लियर है इतना? तो इसको और हम लोग छोटा करेंगे तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 54। तो 2x इज इक्वल टू 54 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 4, यानी 4 में से 2 माइनस हो गया 2 हो गया, 5 में से 1 माइनस हो गया 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 21। एक संख्या मिल गया। फिर दूसरी संख्या, जब हमको एक संख्या यानी एक संख्या x इज इक्वल टू 21, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या के लिए कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे? तो दूसरी संख्या हो जाएगी ये वाली x प्लस 12, जो मैंने पहले लिखा था, x प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी 21 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 33। क्लियर है इतना? यानी हमारा जो है एक संख्या हुई 21, दूसरी संख्या हुई 33। फिर तो स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों को
पूरा कंसेप्ट समझाया और इस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उस पे जो फार्मूले आते हैं, फार्मूला लीनियर इक्वेशन पे, उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताया और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए और एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करके भी दिखाया। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें कोई भी आप लोग को डाउट हो या कुछ ना समझ में आए तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।